हे गाइस, आज हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी की सभ्यता का पार्ट 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने इसमें इसकी खोज, इसका विस्तार, इसके जो प्रमुख स्थल है इसके बारे में पढ़ लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो इसका टाइम पीरियड, इसका जो समय था वो क्या था। तो देखिए, सबसे पहले जॉन मार्शल कौन थे, जिनके नेतृत्व में सबसे पहले 1921 में सर दयाराम साहनी ने क्या करी थी, हड़प्पा की खुदाई करी थी। रावी नदी के बाएं तट पे हड़प्पा नामक जो पुरा स्थल की खुदाई करी गई थी वो किसके नेतृत्व में करी गई थी, जॉन मार्शल के नेतृत्व में करी गई थी। किसने करी थी, राय बहादुर श्री दयाराम साहनी ने 1921 में करी गई थी। बाद में 1922 में रखालदास बनर्जी ने लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, उसकी खुदाई करी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना जॉन मार्शल के नेतृत्व में करी गई थी। फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले जॉन मार्शल ने मेसोपोटामिया और हड़प्पा की संस्कृत की तुलनात्मक विवेचना करी और उसके बाद जो तिथि का निर्धारण किया वो 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व के बीच में रखा। ठीक है, मेसोपोटामिया की बात करी गई है तो मेसोपोटामिया जो है वो इसके अंदर जैसे सीरिया हो गया और जो क्षेत्र है आज का सीरिया, कुवैत, इराक, तो उधर की जो सभ्यता थी वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से हम लोग उसको जानते थे उस समय की। ठीक है, तो मेसोपोटामिया की और हड़प्पा की संस्कृत की तुलनात्मक विवेचना करके इन्होंने तिथि का निर्धारण किया। किसने, जॉन मार्शल ने। तो वो तिथि थी 3250 ईसा पूर्व से लेकर 2750 ईसा पूर्व, लेकिन इसको उतनी मान्यता नहीं दी गई है। ठीक है, बाद में रेडियोकार्बन C14 पद्धति जिसके नाम से हम लोग जिसके द्वारा तिथि का निर्धारण करते हैं, तो रेडियोकार्बन C14 पद्धति के द्वारा इसका काल निर्धारण जो है वो 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच किया गया है। ठीक है, 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में किया गया, ये तिथि आपको ध्यान रखनी है। और इसका समर्थन DP अग्रवाल ने किया था। इसी को सबसे सर्वाधिक मान्य तिथि बोला गया है। अगर बोला सबसे मान्य तिथि कौन सी है, तो यही जो कार्बन पद्धति के द्वारा जो निर्धारण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना 2300 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में, और किसने समर्थन किया था, DP अग्रवाल ने किया था। चलिए आगे आते हैं। आगे है इसका जो उद्भव है। तो देखिए, जो विदेशी इतिहास सबने, भाई जो विदेशी इतिहासकार थे या भारतीय इतिहासकार सबने अपनी अपनी मान्यता दी है इसके बारे में। तो विदेशी इतिहासकारों ने कहा कि सभ्यता जो है सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा स्थापित की गई है। सुमेरियन सभ्यता जो है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत ही आती है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता मैंने जैसे बताई है, सीरिया, कुवैत, इराक की जो सभ्यता थी उसके अंदर, तो वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो उसी के अंतर्गत सुमेरियन सभ्यता है। तो जो विदेशी इतिहासकारों का मानना था कि सभ्यता जो है सुमेरियन सभ्यता के लोगों के द्वारा स्थापित की गई है। वही लोग यहाँ पे आकर बसे हैं, क्योंकि सभ्यता की बहुत सी वस्तुएं जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती हैं, या ये कहें कि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो बहुत सी वस्तुएं हैं वो यहाँ की सभ्यता से मिलती है। इसी वजह से विदेशी इतिहासकारों ने ये बोला था। ठीक है, अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो उसमें विदेशी इतिहासकार जो प्रमुख हैं, जैसे मार्शल हो गए, व्हीलर हो गए और DD कौशाम्बी हो गए, ये प्रमुख थे। अब आते हैं भारतीय इतिहासकारों में। तो भारतीय इतिहासकारों में जो इसके निर्माता भारतीय थे, कौन, रखालदास बनर्जी, जो कि आपको पता ही है। तो उन्होंने बोला था कि इस सभ्यता के निर्माता जो थे वो कौन थे, द्रविड़ थे। मतलब भारतीय इतिहासकारों ने में जो रखालदास बनर्जी ने बोला कि इसके जो निर्माता हैं वो भारतीय हैं, ना कि विदेशी हैं। ठीक है, और उन्होंने बोला कि इस सभ्यता के निर्माता जो है वो कौन है, द्रविड़ थे। और रखालदास बनर्जी के बारे में मैंने अभी बताया है कि सिंधु नदी के दाहिने तट पे मोहनजोदड़ो की खोज इन्हीं ने करी थी, खुदाई इन्हीं ने करी थी। चलिए आगे आते हैं। अब आते हैं हम लोग इसकी विशेषता पे सभ्यता की। तो सबसे पहले इसकी विशेषता में इसकी नगर नियोजन प्रणाली जो थी वो क्या थी। देखिए, इसमें जो शहर थे वो दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड करे गए थे, पश्चिम पूर्व। पश्चिम का जो हिस्सा था वो दुर्गीकृत होता था, और जो पूर्वी हिस्सा था वहाँ वो निचला हिस्सा था। भाई एक जो फोर्ट वाला हो गया, एक निचला हिस्सा हो गया। तो जो दुर्गीकृत हिस्सा था उसमें प्रशासकीय लोग, जो उच्च दर्जे के लोग थे वो लोग निवास करते थे, और जो पूर्वी हिस्सा था, निचला हिस्सा, उसमें सामान्य लोग निवास करते थे। तो ठीक है, ये मैंने बोला कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। लेकिन जो धौलावीरा था वो 3 भाग में डिवाइड था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसा कौन सा ये सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो 3 पार्ट में डिवाइड है। तो धौलावीरा जो है 3 पार्ट पे डिवाइड है। ठीक है, और अगर इसकी बात करी जाए धौलावीरा, तो ये कच्छ, गुजरात के कच्छ ज़िले में पड़ता है, ये मैं बता चुकी हूँ। ठीक है, और धौलावीरा में लकड़ी की नाली भी मिली है, अगर इसके साक्ष्य बोले जाएँ, जो कि सुव्यवस्थित तरीके से थी।
तो नगर नियोजन प्रणाली में मैंने अभी क्या बताया, 2 भागों में डिवाइड थे यहाँ के शहर, लेकिन जो धौलावीरा था वो 3 भागों में डिवाइड था। ओके, धौलावीरा कच्छ जिले, गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। ओके, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी और भी थे। जैसे यहाँ पे बोला गया इसका एक हिस्सा दुर्गीकृत था, एक निचला था। जैसे चनहुदड़ो है जो पाकिस्तान में पड़ता है सिंधु नदी के किनारे, तो उसका जो शहर था चनहुदड़ो शहर, उसका कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था। तो अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा ऐसा शहर, कौन सी ऐसी स्थल है कि जो कि दुर्गीकृत नहीं था, तो कौन सा, चनहुदड़ो था। ठीक है, पाकिस्तान में पड़ता है। और अगर ये बोला जाए इसमें कालीबंगा जो ऐसा शहर था जी, उसके दोनों हिस्से अलग अलग दुर्गीकृत थे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बोला कि पश्चिम का एक हिस्सा दुर्गीकृत था और पूर्वी का हिस्सा सामान्य निचला था, लेकिन और धौलावीरा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड था। और अपवाद में मैं क्या बोल रही हूँ कि चनहुदड़ो एक ऐसा स्थल था जहाँ का कोई भी हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था। ये आपको ध्यान रखना, नोट पॉइंट। कालीबंगा के दोनों हिस्से जो थे वो दुर्गीकृत थे, 2 भागों में डिवाइड तो था, लेकिन उसके दोनों जो हिस्से थे वो क्या थे, दुर्गीकृत थे। ठीक है, और सुरकोटड़ा लोथल का जो शहर था, दोनों हिस्सा एक ही दुर्ग से वो रक्षित किया गया था। तो सुरकोटड़ा जो कि कच्छ जिले में पड़ता है गुजरात के, और लोथल जो कि अहमदाबाद में पड़ता है, तो सुरकोटड़ा और लोथल दोनों ही हिस्से एक ही दुर्ग से रक्षित थे। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। सड़कें जो थी वो 90 डिग्री पे काटती थी। ठीक है, मतलब सीधी सीधी रहती थी और चौड़ी सड़कें रहती थी यहाँ पे। तो ये एक तरह से पूरा ग्रिड की तरीके से लगता था। ये पद्धति जो एक पूरा जाल से बिछा रहता था, जो कि ग्रिड पद्धति के जैसा लगता, जैसे लगता है कि शतरंज का बोर्ड है। ओके, इसमें जो यहाँ के जो मकान बने हुए थे, तो उसके जो दरवाजे थे वो कहाँ पे, गली की ओर खुलते थे। ये नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, दरवाजे गली की ओर खुलते थे। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो है लोथल। ठीक है, तो लोथल जो कि मैंने बताया अहमदाबाद में है, तो उसमें क्या था कि जो दरवाजे थे वो गली की ओर ना खुल के मुख्य सड़क की ओर खुला करते थे। ठीक है, ये मुख्य विशेषता, दरवाजे जो है वैसे गली की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल का जो दरवाज़ा था वो गली की ओर ना खुल के मुख्य सड़क की ओर खुलता था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। और लोथल का भी मैंने बताया था वहाँ पे कि दोनों हिस्सा एक ही दुर्ग से रक्षित है। ईंटों का जो निर्माण था उसका जो रेशियो होता था 4:1 के रेशियो में होता था, 4:2:1 के अनुपात में होता था। और ये जो थी वो आग में पकी होती थी, आग में पकाई जाती थी। और ईंटें जो थी वो सामान्यतः जो थी वो इसमें कोई अलंकार नहीं किया जाता था, अलंकृत नहीं करी जाती थी, अलंकृत विहीन होती थी। लेकिन इसका एक अपवाद भी, कालीबंगा, राजस्थान का जो कालीबंगा क्षेत्र है, वहाँ की जो ईंटें थी वो वहाँ पे अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। ये आपको ध्यान रखना। तो अपवाद वाले आपको ध्यान रखने, क्योंकि अपवाद वाले ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ की एक विशेषता ये भी थी कि शांतिप्रिय सभ्यता थी। तो इस सभ्यता में किसी तरह के युद्ध के बारे में जानकारी नहीं मिली है। यहाँ के लोग सुव्यवस्थित ढंग से जीवन यापन करते थे, इसी वजह से बोला जाता था कि यहाँ पे शांतिप्रिय सभ्यता थी। ओके, अब आते हैं राजनीतिक जीवन पे। देखिए भाई, राजनीतिक जीवन क्या था, जो ये सभ्यता थी इसमें स्रोतों का अभाव था। तो इसी कारण जो राजनीतिक जीवन है उसके बारे में हमें इस पर जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए इसके शासन को व्यापारिक वर्ग, पुरोहित, नगर प्रशासन द्वारा किया जाना ऐसा माना गया है। वणिक वर्ग, व्यापारी वर्ग जो है पुरोहित, नगर प्रशासन के द्वारा किया जाता था। पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने बोला, तो पिगट ने। हड़प्पा की जुड़वा बहन कौन सी है, जुड़वा राजधानी कौन सी, तो मोहनजोदड़ो है। ठीक, हंटर महोदय ने मोहनजोदड़ो के शासन को या सिंधु घाटी सभ्यता के शासन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक कहा है। राजतंत्रात्मक क्यों नहीं कहा, क्योंकि यहाँ पे महल और अस्त्र शस्त्र के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो इस वजह से इसे जनतंत्रात्मक कहा गया है। तो चलिए आगे आते हैं। यहाँ के जो सामाजिक जीवन था, तो उससे देखिए उसमें क्या है। देखिए, स्त्री जो मिट्टी की मूर्तियाँ थी, तो उसमें अधिक मिलने से, मतलब स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक थी। ठीक है, मिट्टी की मूर्तियाँ स्त्रियों की काफ़ी मिली थी इसमें, तो इससे अनुमान लगाया गया कि हड़प्पा सभ्यता जो थी माँ सत्तात्मक थी। तो देखिए यहाँ पे जो प्रजातियाँ हैं हड़प्पा वासियों की, उसको 4 भागों में, 4 प्रजातियों को ज़्यादा
बोला गया है, जैसे कि भूमध्य सागरी, अल्पाइन, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट और मंगोलाइट। तो इसमें जो हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज़्यादा जो प्रजाति के लोग निवास करते थे भूमध्य सागरी थे। 4 प्रजाति से संबंधित थी हड़प्पा सभ्यता, ऐसा बोला गया। कौन कौन सी? भूमध्य सागरी, अल्पाइन, मंगोलाइट और प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, तो इसमें जो फेमस जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे निवास करते थे, बोला गया है कि वो भूमध्य सागरी प्रजाति के लोग निवास करते थे। ठीक है, अब सूती और ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे ये लोग, आपको ये भी ध्यान रखना है, सूती ऊनी वस्त्र का यूज़ किया जाता था। किसी भी धारदार हथियार के प्रमाण यहाँ पे नहीं मिले हैं, किसी भी धारदार हथियार के प्रमाण नहीं मिले, तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। और फिर माना गया भाई जब हथियार नहीं तो ये लोग क्या थे? शांति प्रिय थे। ओके, लेकिन यहाँ पे कुछ स्थलों में जैसे भाले हो गए, कटार हो गए, कुठार, गद्दा, ये सब मिली हैं, लेकिन तीर और धनुष के जो नमूने हैं वो कम मिले हैं। यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार के मृत भांडों का प्रयोग करते थे, जो कि काले और लाल रंग के होते थे अधिकतर। ठीक है, लेकिन जो चमकीले मृत भांड की बात करी जाए वो सबसे ज़्यादा पुराने माने जाते हैं। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। मनोरंजन के लिए शिकार करना, चौपड़, पासे खेलना और पशु पक्षियों के आपस में लड़ाना, मछली पकड़ना आदि साधनों का ये लोग यूज़ करते थे। ठीक है, आगे आते हैं आर्थिक जीवन पे। देखिए भाई, इसका आर्थिक जीवन क्या था? कृषि जो थी इस सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का अगर मुख्य आधार बोला जाए तो क्या था? कृषि था। यहाँ पे जुताई, सिंचाई, बुआई से ये लोग परिचित थे। इनकी मुख्य फसलें जो थी गेहूँ और जौ थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य फसल बोली जाए तो गेहूँ और जौ, ये नोट पॉइंट है आपका। इसके अलावा चावल, मटर, सरसों, चना तथा अन्य फसलों का भी उत्पादन होता था। रंगपुर और लोथल से भी धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। तो रंगपुर और लोथल से धान की भूसी के साक्ष्य मिले, आपको ध्यान रखना है। और चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिला है वो लोथल से प्राप्त हुआ है। तो अगर बोला जाए कि धान की भूसी चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले तो आपको बोलना है कि रंगपुर और लोथल। ठीक है, दोनों अहमदाबाद में, गुजरात ज़िले में पड़ते हैं। गुजरात स्टेट के अहमदाबाद ज़िले में रंगपुर और लोथल है। ठीक है, इससे ये पता चला कि गुजरात के जो हड़प्पा वासी थे वो चावल की खेती किया करते थे, क्योंकि वहीं पे मिले हैं। गन्ना और रागी का प्रमाण इस सभ्यता से नहीं मिलता है, आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन में अगर दे दिया जाए गन्ना और रागी तो आपको ध्यान रखना है, इस सभ्यता से गन्ना और रागी का प्रमाण नहीं मिलता है। सबसे पहले कपास की खेती इन्हीं ने प्रारंभ करी थी। चलिए आगे आते हैं। पशुपालन में क्या था? इसमें आर्थिक जीवन में पशुपालन में तक कुबड़ और सांड जो था वो सबसे लोकप्रिय पशु था, आपको ये ध्यान रखना है। कुबड़ वाला सांड जो था सबसे लोकप्रिय पशु था। हड़प्पा की मोहरों पे एक सींग वाले गेंडे का अंकन मिला है, तो एक सींग वाले गेंडे का भी आपको ध्यान रखना है। गाय घोड़े के संबंध में प्रमाण जो है स्पष्ट नहीं थे, लेकिन सुरकोटटा जो कि गुजरात में पड़ता है से घोड़े की हड्डी और घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ लोथल से, ओके, और घोड़े के दांत के प्रमाण जो है राणा घुंडई जो कि बलूचिस्तान क्षेत्र में पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पे मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना है, घोड़े के बारे में जानकारी मिली है लेकिन स्पष्ट प्रमाण नहीं थे। तो कुबड़ वाला सांड सबसे लोकप्रिय पशु था। हड़प्पा की मोहरों में एक सींग वाले गेंडे का अंकन मिलता है। गाय घोड़े के संबंध में जो प्रमाण थे स्पष्ट नहीं थे, लेकिन घोड़े के बारे में बोला गया। सुरकोटता गुजरात से घोड़े की हड्डी, घोड़े की मिट्टी की मूर्तियाँ जो थी वो लोथल से, घोड़े के दांत के प्रमाण राणा घुंडई जो कि बलूचिस्तान में पड़ता है वहाँ से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चनहुदड़ों से मिले। चनहुदड़ों का पाकिस्तान में, लोथल का गुजरात में पड़ता है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं व्यापार पे। तो देखिए जो यहाँ के लोग थे व्यापार कहाँ से करते? टिन का अफ़गानिस्तान ईरान से, चांदी अफ़गानिस्तान ईरान से, तांबा खेतड़ी का राजस्थान पे पड़ता है, सोना कोलार क्षेत्र कर्नाटक से। ओके, निर्यात जो है सूती वस्त्र भाई यहाँ पे होता, सूती वस्त्र, हाथी दांत लकड़ी का निर्यात होता था। हड़प्पा वासी जो थे एक कीमती पत्थर लार्जवर्थ मणि, आपको ध्यान रखना है, का बहुतायत में प्रयोग करते थे, जिसे वो मेसोपोटामिया से प्राप्त करते थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी स्थल में मुद्रा का प्रमाण नहीं मिला है, तो इससे बोला जाता है कि जो व्यापार होता था वस्तु विनिमय प्रणाली पे आधारित था। वस्तु का आदान प्रदान करके व्यापार किया जाता था। तौल की इकाई जो थी वो 16 के अनुपात में होती थी। ठीक है, 16 के अनुपात में तौल की इकाई होती थी। तो ये जो बांटों का यूज़ करते थे तो उसमें जैसे वो होते थे, जैसे कि हो गया चूना पत्थर का, सेल खड़ी का, स्लेट पत्थर का हो जाता था। ठीक है,
तो अधिकतर ये भूरे चट पत्थर के बाट का सबसे अधिक प्रयोग करते थे। सबसे ज़्यादा किसका? भूरे चट पत्थर के बाट का सबसे ज़्यादा ये प्रयोग करते थे। इनके अधिकतर जो बाट होते थे वो घनाकार बाट होते थे। वैसे ढोलाकार, शंक्वाकार, बेलनाकार भी होते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बाट बोले जाए तो घनाकार। फिलहाल आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो तौल की इकाई थी वो 16 के अनुपात 16 के गुणक में थी, आपको ये ध्यान रखना है। ओके, मोहनजोदड़ो से सीप के पैमाने और लोथल से हाथी दांत के पैमाने के साक्ष्य मिले हैं। आगे आते हैं। यातायात के लिए 2 पहियों और 4 पहियों वाली बैलगाड़ी, भैंसा गाड़ी का प्रयोग करते थे। बड़ावली से बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। ठीक है, बड़ावली से क्या मिले? बैलगाड़ी के पहियों के निशान मिले हैं। बड़ावली कहाँ पे? हरियाणा में पड़ता है। बड़ावली से मिट्टी का बना खिलौना हल मिला है। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या बोलते हैं? टेराकोटा बोलते हैं, आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं इसके धार्मिक जीवन पे। इसका जो धार्मिक जीवन की इसकी जो विशेषता है वो क्या है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर में त्रिमुखी 3 मुख पुरुष को योग के पद्मासन की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है, जिसके चारों तरफ हाथी, गैंडा, बाघ, भैंसा, 2 हिरण जैसे पशुओं से घिरा हुआ उन्हें दिखाया गया है। इन्हीं को पशुपतिनाथ बोला गया है। तो इन जानवरों का नेम आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो बोला गया है कि त्रिमुखी पुरुष को योग के पद्मासन में बैठा दिखाया गया है। उनके चारों तरफ हाथी, गेंडा, बाघ, भैंसा, 2 हिरण जैसे पशुओं से घिरा हुआ से दिखाया गया है और इन्हें पशुपतिनाथ बोला जाता है। मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो से मिले। देखिए, मोहनजोदड़ो से जैसे अन्नागार हो गया, ठीक है, और अन्नागार तो मिला ही। अन्नागार देखिए हड़प्पा से भी मिला है। ये 2 इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं। अन्नागार का जो हड़प्पा से भी मिला है, अन्नागार का जो है मोहनजोदड़ो से भी मिला है साक्ष्य। तो और सूती कपड़े के साथ जो है मोहनजोदड़ो से मिले हैं। ठीक है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो कि मोम से बनाई गई है, मोम विधि से बनाई गई है, वो मिला है। और तिपतिया मतलब 3 पटल पे अलंकृत साल ओढ़े हुए एक पाषाण की मूर्ति भी मिली है। तो सबसे ज़्यादा आपको ये ध्यान रखना है जो पशुपतिनाथ वाला है मोहनजोदड़ो से, अन्नागार सूती कपड़ों का साक्ष्य मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और माता देवी की पूजा के साक्ष्य का मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब यहाँ पे बोला है कि जो उर्वरता देवी मतलब जो धरती देवी की पूजा के साक्ष्य कहाँ से मिले? हड़प्पा से मिले हैं। रीज़न क्या है कि सिर के बल एक खड़ी स्त्री को गर्भ से निकलते पौधे की आकृति वाली मुहर ये दिखाई गई। तो इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग धरती की भी पूजा करते होंगे। ठीक है, सिर के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति वाली मुहर दिखाई गई है। ठीक, अन्नागार के साक्ष्य भी मिले, तरबूज के बीज भी मिले हैं, और संग का बना बैल यहाँ से मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। ओके, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ का जो पश्चिमी दुर्गीकृत भाग है उसे मॉर्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी का नाम दिया था। मॉर्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी का नाम पश्चिमी दुर्गीकृत हड़प्पा के पश्चिमी दुर्गीकृत भाग को दिया था, माउंट एबी। ओके, आगे आते हैं। वृक्ष में पीपल, पशुओं में कुबड़ वाला साढ़ की पूजा ज़्यादा प्रसिद्ध थी। वृक्ष में कौन सा? पीपल की। पशु में कुबड़ वाला साढ़ की पूजा ज़्यादा प्रसिद्ध। कालीबंगा से 7 अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, जिससे क्या लगता है कि अग्नि पूजा भी होती थी। ठीक है, लोथल में भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से विशाल संख्या में क्या मिले? चक्र मिले हैं। लिंग और योनि की पूजा का भी प्रमाण मिला हुआ है, मंदिरों का लेकिन कोई प्रमाण नहीं मिला है, आपको ध्यान रखना है। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं थी। हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था और मोहनजोदड़ो में जलाया जाता था। और लोथल और कालीबंगा में क्या था? युग्म समाधियाँ थी। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं थी। शवों को दफनाया हड़प्पा में जाता था, जलाया मोहनजोदड़ो में जाता था। लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधियाँ थी। जैसे लोथल की एक कब्र में बकरी की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लोथल की एक कब्र में बकरी की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। और रोपड़ में मालिक के शव के साथ कुत्ते का भी दफन किया गया है। रोपड़ में क्या? रोपड़ का भी आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे मालिक के शव के साथ कुत्ते को भी दफन किया गया है। ठीक है, तो अगर ये बोला जाए कि जो ये 7 युग्म समाधियाँ तो लोथल कालीबंगा में मिले हैं, और रोपड़ का भी बताया कि मालिक के साथ एक कुत्ते को भी दफन किया गया, वहाँ पे भी ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है,
जो स्वास्तिक चिन्ह है वो भी इसी सभ्यता की देन है। इससे सूर्य की आशना का जो उपासना है उसका अनुमान लगाया जा सकता है। स्वास्तिक चिन्ह किसकी? सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं। इसके जलाशय का आकार जो है 11.88 मीटर, मतलब इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई 7.01 मीटर, इसकी ऊंचाई 2.43 मीटर है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो जल की पूजा भी करते थे, जल पूजा की प्रथा के बारे में भी इससे पता चलता है। लेकिन आपको एक नोट पॉइंट ध्यान रखना है, यहाँ पे विशाल स्नानागार के साक्ष्य मिले, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर विशाल जो इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की बात करी जाए तो वो क्या था? वो अन्नागार थी इसकी। ठीक है, तो जहाँ पे अनाज वगैरह रखते थे। मोहनजोदड़ो से सबसे प्राप्त अन्नागार जो थी संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। आपको ये नोट पॉइंट ध्यान रखना है कि अन्नागार जो थी इस सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार जो है संभवतः सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। जितना प्राप्त हुआ है उससे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब देखिए इस सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण जो था ये बोला जाता है कि बाढ़ था। वैसे सबने अपने अपना अलग बोला है। व्हीलर महोदय ने बोला कि आर्यों का आक्रमण जो था वो इस सभ्यता का विनाश का कारण था। मैके ने बाढ़ को बोला है, कैनेडी ने मलेरिया को बोला है और ऑरेल स्टाइन ने जलवायु जो परिवर्तन होता है उसको बोला है कि इसके कारण ये विनाश हुआ है। तो जैसा भी हो इस सभ्यता का विनाश के बारे में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ठीक है, तो चलिए सिंधु घाटी की सभ्यता के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोगों ने पढ़ लिया है। ओके, अब आगे हम लोग जो इसके आगे का है जैसे वैदिक एज उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।